कंट्री होती है तो एक बहुत बड़ी बर्बादी का मंजर होगा। इसे आप कैसे समझते? देखिए, इससे जो है राखी जी, विश्व युद्ध के रूप में जो थर्ड वर्ल्ड वार को लेके जो एक डर है कि थर्ड वर्ल्ड वार ये बन सकता है, देखिए थर्ड वर्ल्ड वार ये नहीं होगा, क्योंकि आज दो विश्व युद्ध के बाद सारी दुनिया में हर देश ये बात समझता है कि कहां तक जो है एस्केलेट करना है झगड़े को। आप देख लीजिए कि अमेरिका ने इराक से वापसी कर ली जब उसे लगा कि वो इराक को नहीं संभाल सकता, वो अफगानिस्तान से उसने वापसी कर ली, और ईरान को लेके एक दूसरा स्टैंड भी है कि जो ये न्यूक्लियर वारहेड को लेके ईरान से आक्रमण इजराइल ने किया है। मुझे आप सुन पा रहे हैं राखी जी? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो ईरान क्या एक सॉवरेन कंट्री नहीं है? अब एक सॉवरेन कंट्री के रूप में अमेरिका 5000 न्यूक्लियर वारहेड रख सकता है, रूस 5500 प्लस न्यूक्लियर वारहेड रख सकता है। तो एक सॉवरेन कंट्री के रूप में ईरान के पास क्यों नहीं है न्यूक्लियर बम? एक सवाल तो ये है जिसका जवाब जो है यूएन में तलाशा जाना चाहिए था। एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, सारी दुनिया का प्लेटफॉर्म है, वहां चर्चा होती कि यदि न्यूक्लियर वारहेड मानवता के लिए खतरा है तो फिर सारी दुनिया में कहीं भी खतरा है तो सारी दुनिया उसे खत्म करे। अब इजराइल जो है न्यूक्लियर वारहेड रखता है, लेकिन ईरान के पास यदि न्यूक्लियर वारहेड होगा तो इजराइल के एग्जिस्टेंस को खतरा है। तो इजराइल का न्यूक्लियर वारहेड भी तो जो है वो ईरान के एग्जिस्टेंस के लिए खतरा है। हाँ, लेकिन ईरान में जो पहले पहलवी डायनेस्टी 1979 में वहां जिस तरह इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ और उसके बाद ईरान में जिस तरह फंडामेंटलिज्म बढ़ा है और उस फंडामेंटलिज्म के बाद उसने हिजबुल्लाह को कैसे डेवलप किया, यमन में हुती विद्रोहियों को, गाजा में, तो एंटी इजराइल स्टैंड देने में वह सारी सीमाओं को लांघता है। इससे इजराइल में एक डर है कि यदि न्यूक्लियर वारहेड ईरान के पास होगा तो इजराइल के एग्जिस्टेंस को खतरा है। लेकिन कोई भी देश आज न्यूक्लियर वारहेड है जिनके पास, वो देश भी और नहीं है उनकी बात तो छोड़ दीजिए, जिन पे है उन देश के लिए भी संभव नहीं है कि यदि मान लीजिए आज के डेट में एक बात मान ले एक मिनट, लेकिन ईरान न्यूक्लियर वारहेड बना सकता है लेकिन फिर भी इस्तेमाल नहीं होगा। इजराइल के पास न्यूक्लियर वारहेड तो कन्फर्म है, वो भी इस्तेमाल नहीं करेगा क्योंकि उसके बाद जो त्रासदी है वो संभाला नहीं जा सकता। और उसके बाद कौन कौन लोग बीच में इंटर कर जाएंगे। जहां तक आपका जो चाइना का एंगल था, चाइना के आने के बाद और स्प्रेड हो सकता है। देखिए, चाइना जब तक ताइवान के इश्यू को सेटल नहीं कर लेता तब तक चाइना किसी भी तरह के स्टैंड ऑफ में और डायरेक्ट फाइट में नहीं जाएगा। 62 का युद्ध जो भारत और चीन का है उसको छोड़ दें तो उसके बाद से वो अपने आसपास के देशों को तो धमकाता रहता है, चाहे वो वियतनाम हो या अन्य देश है, फिलीपींस है, लेकिन वह किसी अंतर्राष्ट्रीय मामले में, किसी दूसरे देश के मामले में चाइना इस हद तक नहीं जाएगा। चाइना जो है एक अच्छा बिजनेस मॉडल डेवलप किया हुआ है, सारी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है, वो माल बेचना चाहेगा, वो इसका अधिकतम लाभ लेना चाहेगा। अमेरिका इंगेज हो जाए और चाइना के लिए बाजार और डेवलप हो, चाइना का बाजार और ग्रो करे, इस तरह से मुझे लगता है कि चाइना का स्टैंड रहेगा। और ये जो संघर्ष है ना, ये अगले 2-3 दिन में रुक जाएगी क्योंकि ट्रंप जो है वो माने कहिए कि वो राष्ट्रपति होने के साथ साथ वो जो है एक बिजनेस में रहे हैं, उनका रियल एस्टेट का शानदार बिजनेस रहा है, तो एक व्यापारी माइंडसेट भी ट्रंप के अंदर है। तो ट्रंप इसलिए देखे कि धमकी, आत्मसमर्पण कर दो, वो सारी खेल करने के बाद अंततः जो है ये समझौता होगा और ये संघर्ष मुझे बहुत लंबा खींचता नहीं दिखता। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। अजातशत्रु जी, ठीक है, ये एक अपने अपने वक्त कैसे ये दो देशों के बीच में संघर्ष होता है और जिस तरह से इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे, न्यूक्लियर सेंटर्स पे जो है मिसाइल दागे हैं, बम गिराए हैं,
उसके बाद इस तरह का सवाल कि अस्पताल पे गिरा। अब जब मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल होगा तो वो कहीं भी किसी भी बिल्डिंग को टारगेट कर सकता है। लेकिन एक बात हर समय हमें ध्यान रखना है कि एक बैक चैनल हर समय चल रहा होता है। जब भी इस तरह की स्थिति आती है, जब दो देश युद्ध माने ऑलमोस्ट मानिए वार ही है, ये इजराइल और ईरान के बीच का वार चल रहा है, तो बैक चैनल निश्चित रूप से काम कर रहा होगा। और वो बातचीत का लेवल क्या है, कौन देश शामिल है, ये सब बातें अभी जो है पब्लिक डोमेन में या मीडिया में नहीं आएगी, क्योंकि उससे क्या है कि वो चीजें बिगड़ जाती है, बेपटरी हो जाती है। हाँ, जो दूसरा भारत का जो कंसर्न है, क्योंकि पूरी दुनिया में अभी मैंने देखिए कि 75 जो है डॉलर पर बैरल तेल जा चुका है, जो अभी मतलब 30% जो है तेल का प्राइस हाइक हो चुका है। और ईरान का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, वो सारी माने आप कहिए कि वो एक तरह से यूरोप जाने का वो मार्ग है, रास्ता जो भी यूरोप जाने का है वो ईरान के से गुजरता है। और ईरान की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, ईरान के ही समुद्र से, ईरान के पास से ही सारी दुनिया में जो तेल का आयात निर्यात है उसका 30% वहां से हो रहा है। वो ईरान ब्लॉकेट कर सकता है। मुझे लगता है इस तरह के ब्लॉकेट में ईरान नहीं जाएगा, क्योंकि ये करता है तो यह भारत को सीधे खतरा है और दुनिया के और भी देशों को खतरा है। तो इस तरह का स्टैंड तो शायद ईरान ना उठाए। ठीक है, लेकिन तेल की प्राइस निश्चित रूप से ऊपर जो है ये और अगर एक सप्ताह खिंच जाता है तो ईरान के लिए जो है नुकसान ज्यादा हो जाएगा, इजराइल का तो नुकसान हो। बिल्कुल, चलिए ठीक है। एक महत्वपूर्ण बात तो यही है कि ट्रंप की रणनीति क्या हो सकती है, क्योंकि ट्रंप भी ये बात जरूर है कि